नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 सालों से बिहार की पदयात्रा कर रहे जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर अब बिहार में राजनीति की नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले अपनी रणनीति से कई पार्टियों को चुनाव में विजय दिला चुके हैं। अब वो खुद की पार्टी बनाकर चुनावी राजनीति में कदम रखेंगे। आने वाले 2 अक्टूबर को नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत होगी। जन सुराज अभियान अब जन सुराज पार्टी के रूप में जानी जाएगी। ये दल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि 2 अक्टूबर को जन सुराज पहली ऐसी पार्टी बनेगी जिसके बनने से पहले ही 1 करोड़ सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद नेता नहीं बनेंगे। पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से नेतृत्व का चयन किया जाएगा। ये पार्टी किसी जाति, परिवार या समुदाय विशेष की नहीं होगी। इसे बिहार के लोग मिलकर बनाएंगे। पार्टी के लोग ही नेता चुनेंगे और वही पार्टी का संविधान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने गृह राज्य बिहार को आर्थिक मंदी के दलदल से बाहर निकालेंगे और लालू यादव के साथ ही नीतीश कुमार और भाजपा के 32 साल के कथित कुशासन के खिलाफ एक बेहतर शासन का विकल्प देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों के जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आज भी बिहार के लोगों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य तक सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है। उन्होंने बताया कि बिहार की 50% से ज्यादा आबादी चाहती है कि यहां नई पार्टी बने। लोगों को नया विकल्प चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें कम आई तो उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए किसी से गठजोड़ नहीं करेगी, बल्कि अगले चुनाव का इंतजार करेगी। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पारी के बारे में। नई पार्टी की क्या संभावना है? क्या बिहार में उनको स्थायी जमीन मिलेगी? उनके रास्ते की क्या क्या अड़चने हैं? इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। नमस्कार खालिद जी, आपका स्वागत है। और प्रशांत किशोर जो नई पारी शुरू करने जा रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या कहना है? बहुत सारी शुभकामनाएं। तो पहले मैं देना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी को। पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं। रणनीति बनाने में एक तरह से उन्हें माहिर माना जाता है और भारत में राजनीतिक रणनीति बनाने का जो सिलसिला है एक तरह से इन्होंने ही शुरू किया। नरेंद्र मोदी के साथ पहले वो शामिल हुए गुजरात में। हेल्थ सेक्टर में ये काम करते थे, यूएन के हेल्थ सेक्टर में काम करते थे और इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी के सामने रखा था कि मैं उसमें शामिल होना चाहता हूं। फिर उसके बाद वो गुजरात आमंत्रित कर लिया। उनका आइडिया अच्छा लगा। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। फिर 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट किए गए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तब ये प्रमुख रणनीतिकार उस वक्त थे और तब ये सारे इतिहास है। तो शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार हैं जो हर पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ अगर कम्युनिस्टों को छोड़ दिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी पार्टियों के साथ वो काम कर चुके हैं। अब उसमें बीजेपी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, टीएमसी भी शामिल है, जेडीयू तो सभी जानते हैं बिहार में जेडीयू भी शामिल है। तो तमाम प्रमुख पार्टियों के साथ वो काम कर चुके हैं और इन पार्टियों की सफलता का श्रेय उनको दिया गया है। हालांकि बहुत सारे वेंचर उनके असफल भी रहे हैं, खासकर कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने रणनीति की, पंजाब में सफल रहे थे, पंजाब में सफल रहे, लेकिन यूपी में असफल रहे, तो कई सारे असफल भी रहे हैं, लेकिन एक सफल रणनीतिकार तो हैं। शुभकामना हम जो दे रहे हैं इस समय वो उनको एक सफल राजनीतिक बनने की शुभकामना दे रहे हैं और 2 अक्टूबर को जो अपनी पार्टी की वो औपचारिक घोषणा करने वाले हैं, यानी बिहार की राजनीति में जो एक एंट्री
बाज़ाब्ता औपचारिक एंट्री उनकी होगी, उसके लिए मैं शुभकामना दे रहा हूँ। तो बहुत बड़ी क्रांति की उम्मीद तो मुझे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना लेंगे तो बिहार की राजनीति में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और पूरे का पूरा जनाधार जो है अचानक से प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये वास्तविकता है कि जिस धारा के साथ वो चल रहे हैं, वो जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि उनकी पार्टी किसी विशेष जात जमात की पार्टी नहीं होगी, उनकी पार्टी किसी खास समुदाय की पार्टी नहीं होगी, उनकी पार्टी सबकी पार्टी होगी, जिसका उद्देश्य होगा बिहार को आगे बढ़ाना। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कई अन्य दृष्टिकोण से भी पिछड़ा हुआ है, तो इसको मेन स्ट्रीम में पूरी तरह से आगे ले जाना, ये अगर वो कर पाए तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। अगर असेंबली चुनाव में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वाकई ऐसा होता है कि सभी 243 सीटों पर अपने वो उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो उसमें कुछ सीटें वो ज़रूर जीत पाएंगे, इसकी मुझे, और उसका उन्होंने होमवर्क कर लिया है। जन स्वराज अभियान जो है उससे होमवर्क उन्होंने कर लिया है, उन्होंने तोल लिया है, यानी जिसको नापना कहते हैं, पानी नाप लिया है कि कितनी गहराई है, और तब वो यहाँ पे स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व जो रणनीति कर रहा है वो राजनीति में सीधे आ रहा है, तो ऐसे ही नहीं आ रहा है, तैयारी के साथ आ रहा है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बड़ी क्रांति की हम बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बिहार की राजनीति में परिवर्तन आएगा, एक विकल्प जो है यहाँ के लोगों को मिल सकता है। जी खालिद, मैं यही कह रही हूँ कि एक विकल्प देने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि वर्षों से स्थापित जो दो पार्टियां हैं, 3 कह सकते हैं भाजपा को मिला दे तो उनके साथ एक जो क्या कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं, या एक समय के बाद वो थोड़ा मोनोटोनस जो हो जाता है, लगता है कि कुछ नया आना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ नया नेतृत्व दिखना चाहिए। तो एक बदलाव के लिए उनका जो प्रयास है वो अच्छा है और इसके लिए ये कर सकते हैं। उन्होंने जो शुरुआत में जो अपनी पार्टी के जो फंडामेंटल जो बातें बताई हैं, जो उद्देश्य बताया है, वो निश्चित रूप से अट्रैक्ट करने वाले हैं। उन्होंने सब कुछ वो कहा जो आम जनता चाहती है। अब हमको विकल्प नहीं मिलता, किसी से भी आप पूछ लीजिए, किसी जाति धर्म के व्यक्ति से, वो हर आदमी ये चाहता है कि हम जाति धर्म से अलग हट के वोट करें। हर आदमी ये चाहता है कि हमको एक ऐसी पार्टी मिले जो किसी भी आग्रह से रहित हो और सच्ची हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। लेकिन विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं होने के चलते आदमी मजबूर हो जाता है, फिर लगता है ये नहीं तो चलो यही सही जी। तो ये विकल्प यदि दे पाते, पर आपकी बात सही है कि क्या वास्तव में दे पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह का सपना दिखा के आए थे। जब ये देखिए सुनीता जी, जब ये प्रश्न उठता है कि क्या वो ये विकल्प दे पाएंगे, तो इसमें कई चीजें आ जाती हैं। एक, उनकी नीयत, वो क्या करना चाहते हैं, जो बोल रहे हैं वो आम जो राजनेता हैं जिस तरह से वो बोलते हैं वही बातें वो बोल रहे हैं, या वाकई वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे आशा की किरण दिखती है, क्योंकि उन्होंने जो जन स्वराज अभियान चलाया और उसके तहत जो पैदल यात्रा की, पूरे बिहार में वो घूमे, तो उन्होंने वास्तविकता को समझने की कोशिश की है कि लोगों को चाहिए क्या। और इसके बाद, हालांकि ये चर्चा जो नई पार्टी बनाने की जो चर्चा है वो 2022 में ही शुरू हो गई थी, जब उनका साथ छूटा था अन्य पार्टियों से, जब दूर आए थे, उन्होंने रणनीति बनाने की जो सिलसिला उसे छोड़ दिया था। आईपैक जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके साथ उनका जो जुड़ाव है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन किसी पार्टी से एसोसिएट होकर उसकी रणनीति बनाने में वो शामिल नहीं थे। तो उसी वक्त उन्होंने एक तरह से नई पार्टी बनाने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन डायरेक्ट एंट्री उनकी नहीं हो रही थी। अब ये डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है 2025 के चुनाव में। हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर 2 अक्टूबर 2024 को उनकी नई पार्टी बन जाती है तो उनके लिए एक लंबा समय होगा। हालांकि अगला चुनाव, इसकी चर्चा ये भी हो रही है कि समय से पहले भी हो सकते हैं, बिहार के चुनाव पहले भी हो सकते हैं। तो पहले भी अगर होंगे तो अक्टूबर से पहले तो नहीं हो रहे हैं, नवंबर से तो पहले नहीं हो रहे हैं, तो समय उनके पास है। उन्होंने वर्कआउट किया है, होमवर्क कर लिया है, लोगों के मिजाज को समझ लिया है, तो ये एक सिल्वर लाइन तो ये है। लेकिन उनकी संभावनाएं जब हम लोग तलाशते हैं तो बहुत
सच्चाई से जो उनकी पहचान है, जिस वजह से उनकी पहचान है, यानी राजनीतिक रणनीतिकार की जो उनकी पहचान है, हर पार्टी से उनका जो एसोसिएशन है, यही पहचान जो है, यानी वो चुनावी प्रबंधन अब तक करते रहे हैं, यही पहचान उनकी बाधा भी है। तो सबसे बड़ा जो उनके पास जो प्रश्न है वो ये है कि इस पहचान को उनको बदलना है, एक राजनीतिक के तौर पे आना पड़ेगा। अब आप रणनीतिकार के तौर पे लोगों के बीच जाएंगे और अपनी पार्टी को वोट देने की अपील करेंगे तो लोगों पर वो असर नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो प्रशांत किशोर को काम करना है इस समय वो ये है कि सबसे बड़ी बाधा यही है कि जो उनकी पहचान बनी है राजनीतिक रणनीतिकार की, वो उनके आम लोगों का जो विश्वास है उसको कहीं ना कहीं हिलाती है। तो उनको ये प्रयास करना होगा कि वो एक राजनीतिक छवि अपनी प्रस्तुत करें, एक राजनेता के तौर पे सामने आए, तब उनकी पार्टी पर लोगों का विश्वास हो सकता है और तब हम ये जो संभावना, उनकी बड़ी संभावना देख सकते हैं। मुझे ये लगता है ये बहुत बड़ी बाधा है। मिरेकल की उम्मीद हमको भी अभी फिलहाल तो नहीं है जी, क्योंकि जमीन पर उतरने में और रणनीति बनाने में दोनों में बहुत फर्क होता है। आप एक अच्छे कोच हो सकते हैं लेकिन अच्छे खिलाड़ी भी हों, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि आप फील्ड पर उतर के उतना अच्छा ना कर पाएं जितना कि कोचिंग आप अच्छी कर लेते हैं। और कोचिंग भी नहीं, रणनीति इन्होंने जिन पार्टियों के लिए बनाई है, अब तक जिन पार्टियों के लिए रणनीति इन्होंने बनाई है, वो पार्टियां ऑलरेडी पहले से स्थापित रही हैं, उनका एक बहुत बड़ा तंत्र रहा है, उनका संगठन बहुत मजबूत रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि उस संगठन का इस्तेमाल करके उसके लिए एक दिशा बना दे दी है, उसको एक रणनीति दे दी है, क्या कैटलिस्ट का काम किया है उसमें, और खुद का तंत्र बनाना, उसको मजबूती के साथ ले जाना। और हमको ऐसा लगता है कि एक करिश्माई नेतृत्व होना, एक करिश्माई नेतृत्व खोजना पड़ेगा, क्योंकि आज भी जनता जो है ना वो एक हीरो को खोजती है। एक ज्ञानी व्यक्ति से ज्यादा उसको हीरोइज्म चाहिए। जैसे योगेंद्र यादव साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वराज इंडिया शुरू की, उद्देश्य उनका भी बहुत अच्छा था, पवित्र था, सफल नहीं हो सके। सफल नहीं होने के पीछे भी यही कारण है कि लोग जो है ना हीरो ढूंढते हैं। वो एक पार्टी के मुखिया के रूप में तो किसी को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में जब किसी को देखना चाहते हैं तो उनको एक हीरो की, केजरीवाल में हीरोइज्म लोगों को नजर आया कि वो सत्ता से टकरा देना और एकदम धुआंधार लड़ जाना, जान की बाजी लगा देना, उस टाइप के हीरो का दर्शन करना मैंने वो चाहते हैं। शांत, सौम्य, सुशील बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट नहीं कर। आप ही के बात को हम आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि देखिए, एक विकल्प दिया अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के तौर पे एक विकल्प दिया और लोग उसके साथ जुड़े। कम से कम दिल्ली की जनता तो उनके साथ पूरी तरह से जुड़ी। जो क्रमिक रूप से जो चुनाव, दिल्ली के जो चुनाव हुए उसके जो नतीजे आए, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली की जनता बड़े स्तर पे उनके साथ जुड़ी, उनकी धारा से जुड़ी, उनके काम करने की स्टाइल से जुड़ी। और अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी हुआ करते थे, है ना। आपको पता है कि सूचना के अधिकार और बाकी तमाम अधिकारों के लिए वो लड़ते रहे, और उसके बाद वो उनकी इमेज थी, लेकिन उस इमेज को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। जब वो राजनीति में सीधे तौर पे आए तो एक राजनेता के तौर पे उनकी बातें होने लगी। अब देखिए, इस पे टीका टिप्पणी हो सकती है कि पहले वो केवल आंदोलन करते हैं, अन्ना के आंदोलन से उनकी एक बड़ी पहचान बनी, लेकिन अब वो क्या करते हैं, राजनीति भी करते हैं। यानी प्लस माइनस जो गेम खेला जाता है ना, समीकरणों का खेल खेला जाता है। तो आपकी जो बात है उसको हम थोड़ा सा विस्तार देते हुए ये कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर को अब तक क्या करते रहे, वो अब तक वो गणना करते रहे, कैलकुलेशंस करते रहे, समीकरण मिलाते रहे किसी दूसरे के लिए। और समीकरण की जब हम बात करते हैं, चुनावी समीकरण की बात करते हैं, तो उसमें जात, धर्म, वर्ग, ये सारी चीजें आ जाती हैं और आप इनसे अलग नहीं हो सकते। आप कह तो रहे हैं कि हमारी पार्टी जो होगी वो जात पात से, समुदाय से, वर्गों से दूर होगी और हम एक अलग टाइप की, तो आप जयप्रकाश नारायण तो नहीं बन सकते हैं। वैसी क्रांति तो करने नहीं जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री बनने का या मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने सपना तो नहीं सजाया था। उनका उद्देश्य यह था कि जो उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें जो कमियां आ गई थी उसके खिलाफ लड़ना, लोगों को तैयार करना, जन आंदोलन खड़ा करना। उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया और व्यवस्था में उस समय के परिवर्तन लाया। वो किसी सत्ता का हिस्सा नहीं बने,
अब प्रशांत किशोर के साथ ये है कि वो आंदोलन तो कर ही रहे हैं। अब नई पार्टी अगर वो बना रहे हैं, राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, तो उनका उद्देश्य सत्ता में आना है। अगर आप दल बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो आप आंदोलन चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत होती नहीं है। तो स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य है कि सत्ता में आना। तो सत्ता में आने के लिए आपको समीकरण को सिर्फ बनाना नहीं होगा, उसको साधना होगा। यानी लोगों से आपको सीधे तौर पे जुड़ना होगा, और उसमें ये सारी चीजें आएंगी। जो जात की बात हो रही है, हमारे यहाँ जो जात जमात की राजनीति होती है, ये एक सच्चाई है, एक जनाधार है। तो क्या अपना जनाधार बना पाएंगे? और इसमें जो सबसे बड़ी बात होगी, अगर मैं स्पष्ट तौर पे बोलूं, क्योंकि मैं बिना लाग लपेट के बोलता हूं, कि वो एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो पिछले 3 दशकों से बिहार में वो कम से कम उस वर्ग का मुख्यमंत्री तो नहीं बना है। नहीं, खाली सवर्ण है वो, थोड़ा सा आपको रोकेंगे। और सवर्ण वोटों के आधार पे आप केवल बड़े राजनीतिक विकल्प बनने की सोच भी नहीं सकते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, जैसे आप जो बात बोल तो रहे आपको सारे लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, और ऐसी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी ताकि आप जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, उनकी कंपटीशन में आप आ सकें और अपना स्थान बना सकें, अपनी जगह बना सकें। मेरा ये कहना है कि जैसे अरविंद केजरीवाल को जो आपने कहा, डेफिनेटली वो पॉलिटिशियन बन गए, लेकिन कैसे बन गए, बात इस पर है। बात ये थी कि उन्होंने राजनीति बदलने के लिए ये शुरुआत की थी, लेकिन वो राजनीति नहीं बदल पाए, खुद राजनीतिज्ञ बन गए। कीचड़ में उतर के उन्होंने कीचड़ साफ करने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं कर सके, बल्कि उसी कीचड़ में उन्हीं लोगों के समान हो गए जो अन्य पॉलिटिशियन जैसे थे। क्या प्रशांत किशोर भी वैसे ही हो जाएंगे? यदि वैसे हो जाएंगे तो फिर वैसे ही आम पार्टियों की तरह वो भी हो जाएंगे, जो कुछ नया नहीं होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आपने बहुत वाजिब पॉइंट उठाया है कि मैं थोड़ा सा यहाँ टिप्पणी कर लूं यहाँ पे। मैं हो सकता है आगे भूल जाऊं, एक टिप्पणी कर लूं। अगर राजनेता बन जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरविंद केजरीवाल अगर राजनेता बन गए, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके डिसीजंस क्या होते हैं वो अच्छे बुरे हो सकते हैं। बिल्कुल, राजनेता तो आप हैं ही। अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो आपका मकसद बहुत क्लियर है, आपको सत्ता में आना है। हर पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में रहे, और सत्ता में रहने के लिए उसको राजनीति करनी होगी। और आज की राजनीति की सच्चाई ये है कि आपको अपने लिए समीकरण बनाने होंगे, अपने लिए उतने वोटों का जुगाड़ करना होगा ताकि आप सत्ता में आ सकें, आपको बहुमत मिल सके। तो राजनेता अगर आप हैं तो ये सब तो करना होगा। नहीं, वोटों का जुगाड़ करना अच्छी बात है, लेकिन वोटों का जुगाड़ करने के लिए मूल्यों से समझौता करना, ये बात है। यदि आप मूल्यों से समझौता करके वोटों का जुगाड़ कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हम बिहार की विकास की राजनीति करेंगे, लेकिन आप फिर वही जाति धर्म की राजनीति में कूदते हैं, तो आप अपने पार्टी के मूल्यों से करते क्या रहे हैं? नहीं, अब जैसे अब तक करते क्या रहे हैं? इसको एक हम लोग उस बात पे आगे बढ़ेंगे। अगर उन्होंने आरजेडी और जेडीयू को करीब लाने का परामर्श दिया, इनको साथ जोड़ने का परामर्श दिया, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है, एमवाई समीकरण जो उनका है, और जेडीयू का जो वोट बैंक है, के कुर्मी कुशवाहा वोट जो है, मतलब मूलतः यही माना जाता है, इसके अलावा जो कुछ और वोट इधर उधर से जुड़ जाते हैं, मूल वोट जो है इसी को जोड़ने की कोशिश थी। तो इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इसको जोड़कर हम समीकरण को साध सकते हैं। यही तो अभी तक वो करते रहे थे, आज भी उनको यही करना होगा, लेकिन एक राजनेता के तौर पे, ना कि रणनीतिकार के तौर पे। अब जैसे कि हमने पहले क्या किया, या पहले मेरी क्या चीजें रही और अभी आगे मेरी क्या रणनीति रहेगी, एक स्वतंत्र रूप से, दोनों में फर्क है। आपने जो एक दूसरा सवाल वाजिब उठाया कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं, और ब्राह्मण समाज की स्वीकार्यता, एक उस समाज से आने वाले व्यक्ति को नेता के तौर पर क्या बिहार की जनता स्वीकारेगी? क्योंकि यहाँ जातिवाद के मामले में तो बिहार प्रसिद्ध है। अन्य देश के अन्य हिस्सों की तुलना में यदि सबसे ज्यादा जातिगत समीकरणों पर या जातिवाद पर चुनाव कहीं होता है, तो मेरे ख्याल से उसमें बिहार टॉप राज्यों में शामिल है जी। तो और दूसरी बात यह भी है कि ब्राह्मणों की संख्या यहाँ बहुत कम है, तो संख्या बल में आप पीछे हैं।
तो क्या आपका नेतृत्व जनता स्वीकारेगी? क्योंकि समाजवादी आंदोलन से भी जो ब्राह्मण नेता या सवर्ण नेता जो जुड़े रहे हैं, वो एक साइड रूप में भले चले गए, लेकिन उनको कभी नेतृत्व या लीडर के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। आप किसी भी दल में देख लीजिए, चाहे जैसे शिवानंद तिवारी हो या फिर जगदानंद सिंह, ठीक है बाद के टाइम में कुछ उनका एक प्रभाव बढ़ा है, लेकिन कभी बहुत एक जो होता है, या किसी को भी देख लीजिए, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, ठीक है एक लीडर के रूप में पहचान थी, लेकिन कभी एक डिसीजन मेकिंग के रूप में वो कभी स्थापित नहीं हो पाए कभी भी। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि आपकी बात सही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया है कि हम नेता नहीं बनेंगे, नेतृत्व चुना जाएगा और उसको लोग चुनेंगे। हम नेतृत्व बनाएंगे किंग मेकर बनेंगे, वो किंग मेकर बनेंगे, खुद किंग नहीं बनेंगे। अब रहा सवाल, इसमें हम एक चीज देखते हैं वामपंथी में, भाई विनोद मिश्र हो चाहे दीपंकर भट्टाचार्य, दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन बहुत ही सबल नेतृत्व दिया उन्होंने। विनोद मिश्र के समय में तो बहुत ही आगे गया था माले। तो किंग नहीं बनेंगे तो एक संभावना बनती है कि शायद किंग में। देखिए मेरी इसमें सहमति है कि जो साम्यवादी पार्टियां हैं और उनके जो नेता हैं, तो उसमें जो फ्रंट लीडर्स हैं वो तो सभी सवर्ण से ही आते हैं, ज्यादातर सवर्ण हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो फंडामेंटल है वो बहुत क्लियर है और वो वाकई स्थापित है कि वो जात जमात की राजनीति नहीं करते हैं, वो वर्ग की राजनीति करते हैं। यानी एक वो वर्ग जो वंचित वर्ग है, जो कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार है, जिसे दबाया गया है, जिसके अधिकार छीन लिए गए हैं, तो वर्ग की राजनीति वो करते हैं, ये स्थापित है। इसीलिए वहाँ पे जो प्रमुख लीडर हैं, उनके कम्युनिस्टों के जो प्रमुख लीडर हैं, वो सवर्ण समाज से आते ज़रूर हैं, लेकिन वो बात करते हैं एक वर्ग की, और उस वर्ग में वो सारे लोग आ जाते हैं जो वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो कहीं ना कहीं हाशिए पे हैं, उनकी वो बात करते हैं, तो वो स्थापित है। तो ये तुलना आप प्रशांत किशोर से उनकी तुलना ना करें, क्योंकि वो राजनीति वर्ग की कर रहे हैं। अब हम यही बात कह रहे हैं कि ये हम क्यों ना माने कि प्रशांत किशोर भी जाति और जमात की राजनीति ना करके, बल्कि एक उनके लिए वर्ग बिहार हो या बिहारी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। संभावनाओं पर चर्चा तो हम कर सकते हैं। देखिए ठीक है, सपने वो दिखा रहे हैं, अब वो सपनों को कितना पूरा करेंगे, क्या वो उन सपनों को पूरा करेंगे या फिर वो एक तरह से वो भी आम नेताओं की तरह साबित होंगे, तो भविष्य बताएगा। मैं बहुत स्पष्ट लेकिन बोलूंगा, हम सोच सकते हैं ना इस पे, बहुत स्पष्ट बोलूंगा, आप सोच सकते हैं बिल्कुल। मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगा कि प्रशांत किशोर को अगर पार्टी बनानी है, जिसकी वो घोषणा करने वाले हैं और उन्होंने निर्णय ले लिया है, तो उन्हें बहुत खुलकर अपनी बातें रखनी होगी। आप महत्वाकांक्षी तो हैं, महत्वाकांक्षा तो आप में है, उस महत्वाकांक्षा को लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्या दिक्कत है आपको? जदयू में आप जब सेकंड रैंक के लीडर बने तो आपकी इच्छा के विपरीत तो नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने जबरदस्ती आपको उपाध्यक्ष तो नहीं बना दिया, या कांग्रेस पार्टी में ही शामिल होने की जब चर्चा शुरू हुई तो बिना आपकी अनिच्छा के तो ये चर्चा नहीं हुई थी। तो महत्वाकांक्षा तो कहीं ना कहीं है, और ये सुगबुगाहट, नई पार्टी बनाने की सुगबुगाहट बहुत पहले से है। तो अगर आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो कोई बुरी बात नहीं है। जनता को ये कन्विंस करना होगा, लोगों को ये कन्विंस करना होगा कि हाँ, मैं आपका नेतृत्व करूंगा, मेरा नेतृत्व कैसे दूसरों से अलग होगा, कैसे जदयू के नेतृत्व से अलग होगा, आरजेडी के नेतृत्व से अलग होगा, बीजेपी के नेतृत्व से अलग होगा, ऐसा क्या अलग हम कर सकते हैं। और विश्वास भी जगाना होगा, लोगों में विश्वास भी आपको पैदा करना होगा। जो हम पहले ही कह चुके कि जो राजनीतिक रणनीतिकार की जो आपकी छवि है, अब तक जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट आप करते रहे, प्रबंधक की जो छवि है, उससे बाहर निकलकर आपको एक राजनेता की छवि बनानी होगी। और गांधी जयंती पर आप 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर आप पार्टी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो गांधी के विचार, गांधी भी राजनेता थे, लेकिन किस तरह के राजनेता थे, उनके सिद्धांत क्या थे, उनकी बातें क्या थीं, आज भी गांधी प्रासंगिक बने हुए हैं। तो वैसे ही उस दिवस की प्रासंगिकता को बनाए रखते हुए राजनेता आप बनने का प्रयास करें, पार्टी अपनी शुरू करें। और पार्टी बेहतर तभी कर सकती है, 1 करोड़ का आपका सदस्यों की संख्या है, जैसा कि अभी आपने परिचय में बताया कि वो कहते हैं कि हम ऐसी पार्टी होगी जो 1 करोड़ सदस्यों की, मतलब स्टार्टिंग 1 करोड़ सदस्यों की संख्या से शुरुआत करेगी। तो ये संख्या क्या 1 करोड़ ही रह जाएगी? आगे बढ़नी चाहिए।
तो आगे बढ़ेगी कैसे? जब आम लोग ये समझेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने जो शुरुआत की है उसमें जुड़ने में हमारा लाभ है, और वाकई ये व्यक्ति अगर सत्ता में आता है, इसकी पार्टी सत्ता में आती है, ठीक है, आप कॉम्बिनेशन की वजह से आप मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं हो सकते हैं, आप किंग मेकर ही हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं जो आपके आदर्शों को, आपके सिद्धांतों को कैरी फॉरवर्ड कर सके और लोगों को यह विश्वास दिला सके कि हाँ, प्रशांत किशोर ही यहां पे बैठ रहे हैं। हालांकि जो समीकरण उसकी मजबूरी है कि भाई सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, बाकी समाज के ही मुख्यमंत्री होंगे, जो दिशा बन गई है। ये बोलने में कोई संकोच होना नहीं चाहिए कि पिछले 3 दशकों में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सवर्ण मुख्यमंत्री तो कम से कम नहीं हुआ, लेकिन मंत्री तो हुए। तो समीकरणों की बात होती है। तो महत्वाकांक्षा आपकी है तो महत्वाकांक्षा शेयर कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रणनीतिकार तो आप हैं ही, तो अपनी रणनीतियों को उसी तरह से आपको बनाना होगा और लोगों में ये विश्वास जताना होगा, दिखाना होगा, जगाना होगा कि हाँ, हमारी पार्टी डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह नहीं है कि मैं डिफरेंट हूँ, डिफरेंट इस तरह है कि मेरे काम करने का अंदाज अलग है, मेरी कार्यशैली अलग है, मेरा विचार अलग है, मेरी कंसेप्ट्स अलग हैं, बिहार को आगे ले जाने की मेरी जो सोच है वो अलग है। और ये सब सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि इसके लिए हमने फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है और हम इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है मेरा, वो इस तरह से साकार होगा। जी खालिद जी, बहुत अच्छी चर्चा रही और अभी हम लोग इस चर्चा को विराम देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रशांत किशोर जी जो कुछ भी करना चाहते हैं, बहुत आसान राह तो उनकी नहीं होने वाली है। जेडीयू और आरजेडी जैसे स्थापित दल हैं, उनका बहुत बड़ा तंत्र है, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना ये बहुत कठिन कार्य होगा, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ भी नया हो तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब भी नया कुछ होगा, नए रास्ते खुलेंगे, तभी विकल्प भी मिलेंगे और जनता को भी बहुत ज़्यादा विकल्प मिलने चाहिए। आप शेयर, लाइक और जो आप सब्सक्राइब की अपील करते हैं, उससे पहले एक फिर से दोहरा देना चाहूँगा कि ये अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। बिहार के लोगों को विकल्प मिलने जा रहा है और हम जैसे जो पत्रकार हैं, जो सारी चीज़ों पर बहुत ही वस्तुनिष्ठ नज़र रखते हैं, तो निंदक नियरे राखिए वाली जो कहावत होती है, उनको भी ज़रूर अपने नज़दीक रखिएगा जो आपकी निंदा करते हो, क्योंकि ऐसे ही लोग जो होते हैं वो सही दिशा पकड़ने में कहीं ना कहीं मदद भी करते हैं। जी खालिद जी, दर्शकों, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहें। नमस्कार।